जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सुखी संपन्न होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, खान सर का जो क्लास में नोट्स देते हैं उसी से रिगार्डिंग ये चैप्टर है हिस्ट्री का, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए हम सोचे कि चलो इसका हम भी वीडियो बनाकर डालते हैं। ठीक है, अब कैसा रिस्पांस मिलता है आपका वो तो आप ही बताएंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग कुछ देखे थे और फिर अगला वीडियो में हम लोग आज से देखेंगे महाजनपद। ठीक है, देखिए महाजनपद, महाजनपद से स्टार्ट होगा और फिर वीडियो 1 आवर का रहेगा, मतलब 1 आवर का क्लास डेली आपका चलेगा। जितना तक हो सकेगा 1 आवर में उतना हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं सोचा हूँ कि जो महाजनपद में है उसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से मेजर किया जाता है, किस प्रकार से बनता है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मतलब आप देखिए, जिस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे ये एग्ज़ाम होगा, आप बोलेंगे सर बहुत कठिन है, तो एकदम आपसे नहीं होगा। आप कहेंगे सर कठिन है लेकिन हम प्रयास करेंगे और निकालेंगे, तभी आपसे एग्ज़ाम निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका सोच विकसित होना चाहिए। देखिए, जो कोई भी आईएएस है और आईपीएस बनता है, चाहे कुछ भी बनता है, वो भी तो आदमी ही होता है, 2 ही पैर का होता है, 2 ही हाथ का होता है, 2 ही उसके पास भी आँख होता है और 1 ही मुंह होता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि पढ़ने का 2-2 मुंह होता है, ऐसा तो नहीं है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपसे हो सकता है, तो आप हार क्यों माने, हार नहीं मानना। ठीक है, तो इन सभी बातों को भूल करके आप फिर से स्टडी में लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। दोस्तों, हाथ में पसीना चल रहा है तो रुमाल बांध करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो जरूर पढ़िए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिएगा, समझिए आप भूखे नहीं रहिएगा। ठीक ना, किसी ना किसी तरह से आपका रोजी रोटी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको सरकारी जॉब ही लेना। सरकारी जॉब तो इंडिया में बहुत कम के मात्रा में आए, और देख रहे हैं जनसंख्या कितना है, पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर में हम लोग पहुँच गए हैं। अभी जनगणना अच्छा से होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चाइना से भी आगे हम लोग आगे हैं। ठीक है, तो ये सब बात को भुलाइए और फिर स्टडी में लगे जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं बोल देता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। जो भी हमसे गलती हुआ है, टूटी फूटी भाषा में कुछ भी मैं बोल दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। चलिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीयकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीय प्रारंभ हो गई है, जिसे महाजनपद कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा है जो आपको निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सा है। एक तरफ क्या है बाबू, एक तरफ है क्या महाजनपद, और एक तरफ क्या है राजधानी एवं क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में है गांधार, उसका तक्षशिला पाकिस्तान, कंबोज हाटक जम्मू एंड कश्मीर पाक सीमा के पास में है, मत्स्य विराटनगर राजस्थान में पड़ता है, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली और हरियाणा में पड़ता है, सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में, कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, और पांचाल अहिछंद काम्पिल्य उत्तर प्रदेश, और चेदी शक्तिमान उत्तर प्रदेश, और वत्स वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। अगला है काशी, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, मल्ल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अस्मक पोटला पोटला महाराष्ट्र और गोदावरी नदी, महाराष्ट्र और गोदावरी नदी, अवंती अवंती उज्जैन, मही अस्मती मध्य प्रदेश, वज्जी वैशाली वैशाली, और अंग चंपा भागलपुर मुंगेर, अंग चंपा भागलपुर मुंगेर, मगध राजगीर पाटलिपुत्र बिहार। ठीक है, 16 महाजनपद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट देख लेते हैं इसका। ठीक है, बहुत ही गर्दा गर्दा तरह से कर सकते हैं, धूल धूल उड़ा दीजिए दोस्तों। देखिए, गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा केंद्र थी। तक्षशिला, इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। ये क्या था, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। कहाँ पे था, गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। ठीक है, चलिए एक गणराज्य था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने कि बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। वैशाली जो बज्जी की राजधानी वैशाली था, जो सबसे पुराना गणराज्य था, याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद है, जो हम सब का है। ठीक है, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और पश्चिमी में सोन नदी है, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक
दुंग का कार्य करती है। ठीक है, चलिए दुर्ग दुर्ग बोलना चाहिए इसको, दुंग नहीं, दुर्ग दुर्ग का कार्य करती है। ठीक है, चारों तरफ से समझिए नदी और बीच में है तो क्या है, नदी बचाएगा ना अपने अथी को। चलिए ये सब चीज़ होना चाहिए। अब देखिए मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया बाबू? तो 7 राजवंशों ने शासक किया। ठीक है, अब देखिए अगला है ट्रिक। क्या है ट्रिक वो देखिएगा। हसीन मसुक शाह, खान सर का ट्रिक है हसीन मसुक शाह। हसीन मसुक शाह, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, और न से नंद वंश, और मौर्य से म से मौर्य वंश, और मौर्य वंश, और फिर क्या है सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। मतलब हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, हसीन मसुक शाह, ह से हर्यक वंश, और सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए अगला है हर्यक वंश। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार किसका था बाबू? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। हर्यक वंश है जो पहला राजवंश था। बिंबिसार ने इसका संस्थापक, मतलब संस्थापक इनका कौन थे? बिंबिसार 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 तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्र प्रदोत को एक असाध्य रोग हो गई, मतलब लाइलाज बीमारी कह सकते हैं। असाध्य मतलब उसका कोई इलाज नहीं था, वो रोग हो गया। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्र प्रदोत स्वस्थ हो गए। वाह 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 वाह। और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। अवंती को भी मगध के अधीन कर दिया। ठीक है, बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। मतलब युद्ध करके, हर्यक वंश के था ना बिंबिसार। बिंबिसार छोटा मतलब राज्य को ना युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था। किस पे किया था? वैशाली पर भी, किंतु सफल नहीं हो पाया। वैशाली पर आक्रमण ही किया लेकिन वो चीज़ सफल नहीं हो पाया। इसको हारना तो नहीं पड़ा, मतलब वो इसके अधीन नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अब बिंबिसार देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के मतलब संस्थापक थे। बिंबिसार के बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु इनका हत्या कर दिया। मतलब कह रहा हुआ कि जैसे शादी वादी करने के टाइम में आया हुआ लाइन मारने के चक्कर में ये सब चीज़ होता है ना, तो फिर उसी से करके मतलब थोड़ा उसको कुछ मन में कुछ हुआ होगा, तभी तो वो अपने पिताजी को घाट उतार दिया, मौत के घाट। तो बिंबिसार के बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिताजी का हत्या कर दिया, मतलब बिंबिसार का हत्या कर दिया। अब हत्या कर दिया बिंबिसार का, तो ये अजातशत्रु जो है क्या गद्दी पर अजातशत्रु बैठेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला अजातशत्रु। इसे कुनिक भी कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? कुनिक कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी। अतः इसे पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता भी कहते हैं, कुनिक भी कहते हैं। कुनिक पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु अपने पिताजी के गद्दी पर बैठ गया, पितृहंता इसको कहते हैं, कुनिक। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी। सुरक्षा की दृष्टि से, समझ जाइए। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्वपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कौन जीत लिया? तो अजातशत्रु ने जीत लिया। इसको कनिक बोलते हैं, पितृहंता बोलते हैं। तो वैशाली पर आक्रमण किया, वैशाली को जीत लिया। इसके पिताजी वैशाली को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो पहली अजातशत्रु के काल में ही सतपर्वी गुफा में राजगीर में सतपर्वी गुफा में राजगीर में बौद्ध संगति हुई थी। किसके शासन काल में? तो कुनिक के शासन काल में। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। पितृहंता इसको बोलते हैं। और इसने वैशाली पर आक्रमण करके वैशाली को जीत लिया। इसे याद रखिएगा तब ना दोस्तों मजा आएगा। चलिए क्या है अगला। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मुसल तथा महाशिला
कंटक का प्रयोग किया। इसके पुत्र उदायन, अब देखिए अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने इसकी हत्या कर दी, इसकी भी हत्या कर दी। इसका बेटा अजातशत्रु का पिताजी कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन है? उदायन। अजातशत्रु का बेटा उदायन ने भी अजातशत्रु को मार दिया, मतलब इसको भी कहेंगे पितृहंता। अजातशत्रु पितृहंता था, बिंबिसार को मारा था। अब इसका उदायन पुत्र है, उदायन भी मार दिया अपना बाप को, अजातशत्रु को, तो ये भी पितृहंता हो गया। गद्दी पे बैठने के लिए ये भी आ गया। चलिए, गद्दी पे बैठा कौन? उदायन। अब आ गया आपका उदायन। बिंबिसार मरा, अजातशत्रु आया, अजातशत्रु मरा, उदायन आया। उदायन किसका बेटा? तो किसका बेटा? अजातशत्रु का, और बिंबिसार का पोता। इसने अपने पिता की हत्या किया, इसलिए भी इसको पितृहंता भी कहते हैं। इसको भी इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, गंगा और सोन के समीप, ठीक है, गंगा और सोन के समीप, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है, गंगा और सोन नदी के बीच में एक शहर का ये स्थापित किया, इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। इसने पाटलिपुत्र को पुत्र का नाम पटना रखा, पाटलिपुत्र को पुत्र का नाम पटना रखा। ठीक है, उदायन गंगा और सोन नदी के बीच में एक स्थान स्थापित किया, उसका नाम ये बताया क्या? पाटलिपुत्र। उदायन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। उदायन का पुत्र नागदशक है, नागदशक क्या है? उदायन का पुत्र है। ठीक है, उदायन का पुत्र नागदशक, इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी। उदायन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था, इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश की स्थापना की। इसका जो सेनापति था शिशुनाग ने हत्या कर दिया। सेनापति का नाम क्या था? शिशुनाग। और ये नागदशक, उदायन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। नागदशक जो था ना, अपना पिताजी को ये हत्या नहीं किया, उदायन का हत्या नहीं किया। नागदशक एक अयोग्य शासक बना हुआ था और इसका जो हत्या कर दिया ना, नागदशक का हत्या कर दिया इसका सेनापति, उसका नाम था शिशुनाग, और एक नया वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। ठीक है, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। ठीक है, इस वंश के, जैसे महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। ठीक है, इस कौन था? जरासंध था। ये देखिए, जरासंध था। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। अतः हर्यक वंश को ही पहले ऐतिहासिक वंश मानते हैं। तो हर्यक वंश जो है दोस्तों क्या है? पहला वंश है। हसीन मसुक शाह याद रखना है। शिशुनाग वंश या शिशुनाग वंश याद रखिए, शिशुनाग वंश याद रखिए, कुछ भी याद रखिए, लेकिन याद रखना है। ऑप्शन तो मारिए देंगे आप। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, मतलब शिशुनाग जो थे अपना जो राजधानी कहाँ बनाए? वैशाली में। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। ये क्या था? सेनापति। किसका? तो उसका, उदायन के बेटा के। ठीक है, तो इसका सेनापति जो मारा था वही शिशुनाग है। ये शिशुनाग वंश, इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। मैंने शिशुनाग जो थे उसके बाद फिर शासक कौन आया? कालाशोक, जिससे समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। जिसके समय ये बोल सकते हैं, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई, मतलब द्वितीय बौद्ध संगति किसमें हुआ था? तो कालाशोक के समय में, कालाशोक के शासन काल में हुआ। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया, कालाशोक। ठीक है, वो लेके आया था वैशाली, शिशुनाग। फिर आया ये कालाशोक, तो ये पाटलिपुत्रा को फिर राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। नंदीवर्मन, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी। महापद्मनंद ने कर दी। नंदीवर्मन का हत्या महापद्मनंद ने की। नंदीवर्मन की हत्या महापद्मनंद ने की। नंदीवर्मन का हत्या महापद्मनंद ने कर दी। और नंदी वंश जो है महापद्मनंद ने कर दी, तो महापद्मनंद ने ही इसका संस्थापक हुआ होगा, नंद वंश का। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इस वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद थे किसका? नंद वंश का। तो इसके पहले कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों, एक बार देख लीजिए, शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इसका अंतिम शासक जो था, इसका शिशुनाग के बाद कालाशोक आया, कालाशोक आया। फिर कालाशोक वो वैशाली था, तो वैशाली को पाटलिपुत्रा बना दिया राजधानी। फिर इसके बाद फिर आया शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या फिर कर दिया, नंदीवर्मन को फिर हत्या किया ये महापद्मनंद। तो महापद्मनंद कर दिया हत्या, तो नंद वंश आ गया। महापद्मनंद से नंद वंश आया, महापद्मनंद से नंद वंश आया। इस वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति के शूद्र थे। महापद्मनंद क्या थे? जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वत्र त्रांतक की उपाधि धारण कर ली। सर्वोच्च त्रांतक उपाधि धारण की उन्हें राजपूतों का विनाश करके महापद्मनंद थे। ठीक है, इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। एकराट की कलिंग को जीतकर इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। इस वंश का अगला शासक धनानंद था। ठीक है, नंद वंश का जो शासक था अगला जो कौन था? धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। जो धनानंद था ना, बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि धारण की और फिर ये जो था ना, बहुत क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। ठीक है, इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की संस्थापक की कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चाणक्य को वो दिया था बेइज्जती कर। ठीक है, धनानंद चाणक्य को बेइज्जती कर दिया। वो उधर से आया, अपना शिष्य को बता रहे इसको मारना है तो मारना है। ठीक है, तो इसका शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य के शिष्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दी। कौन किया? धनानंद ने किया। चाणक्य बहुत बड़ा गेम खेले और हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना कर दी। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए, धनानंद तो खत्म हो गया, अब उसका नंद वंश क्या था? पद्मनंद नंद वंश था। अब मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध का शक्तिशाली राज्य था। मगध एक शक्तिशाली राज्य था। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र था, मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण दिया। ठीक है, अब देखिए, अगला है पॉइंट, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। भारत का प्रथम विदेशी जो आक्रमण है, ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस सेकेंड थे। इस वंश का शासक डेरियस फर्स्ट डाइवर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। कौन था? डेरियस फर्स्ट इसको बोल सकते हैं। इसने गांधार तथा कंबोज को हराया। किसको हराया? गांधार तथा कंबोज को हराया। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित किया। सिकंदर ने उसको पराजित किया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। हखमनी वंश में डेरियस था। डेरियस का अंत किसने किया? सिकंदर ने किया, उसको हरा के, मार के, खत्म करके। ठीक है, मकदूनिया यूनान आक्रमण। इसके बाद फिर क्या हुआ? मकदूनिया यूनान आक्रमण। सिकंदर जो था, किसको हराया था? डेरियस थर्ड को। और उसके बाद फिर क्या हो गया? हखमनी वंश का अंत हो गया। ठीक है, अगला क्या है? मकदूनिया या यूनान आक्रमण। मकदूनिया या यूनान आक्रमण। यूनान के राजा जी। मकदूनिया यूनान आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। यूनान का राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर। सिकंदरे तो मारा था डेरियस थर्ड को। मकदूनिया यूनान आक्रमण।
यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मेसेडोनिया था। अलेक्जेंडर मेसेडोनिया। इसका जन्म मेसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ। 356 ईसा पूर्व में हुआ मेसेडोनिया में। इसकी पत्नी रुखसाना था। इसके घोड़े का नाम बुक्के फेराल उससे फेलुरु बऊ के फला था। नाम घोड़ा का नाम 3 तरह का था, बुक्के फेराल, ब्यूसे फेलरू बौके फला था। इसका घोड़ा का नाम था, याद रखिएगा। देखिए, गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और इसका गुरु का नाम अरस्तु, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, जिनको अफलातून कहा गया। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको क्या अफलातून कहा गया था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु, देखो, अरस्तु गुरु था इसका, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। जहर का प्याला देकर मार दिया गया था उनको। गंधार की राजधानी कहाँ थी? बताए थे, तक्षशिला, जहाँ शिक्षा मिलता था। वहाँ के राजा अभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली। ठीक है, किंतु इस पॉइंट को देखिए, किंतु संधि पुरु के राजा पोरस सिकंदर से युद्ध किया। ठीक है, पोरस सिकंदर से युद्ध किया, टनाटन युद्ध किया। ठीक है, अब 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस हार गए। पोरस क्या हुआ? हार गया। किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। इस युद्ध में पोरस हार गए। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध में झेलम बितस्ता आया हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पोरस हार गए। किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया, और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की लड़ाई पर राखी बांध दिया। सिकंदर की पत्नी किसको? पोरस को बांधा। क्या? सिकंदर का जो पत्नी है रेक्सोना, जो कलाई में बांध दिया था कि भले नहीं ये लेके भागियो ना जा मेरा पत्नी को, इसलिए इसको राखी बांधो, जल्दी से बंधवा दिया उससे राखी। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। पोरस को हराया, पोरस को फिर अपना बना लिया, मित्र बना लिया। ठीक है, सिकंदर की सेना को ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। तो देखिए, सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निरियाकस था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। माना जाता था कि चाणक्य वगैरह ये सब कुछ न कुछ फेरबदल किए थे। ठीक है, सिकंदर तथा उसके घोड़े बौके फला का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर तथा उसके घोड़े बौके फला का मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन याद रखिएगा, सिकंदर और उसका घोड़वा का बेबीलोन। ठीक है, अब देखिए रिमार्क है, इसको याद रखिएगा। बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा कहा जाता है, 7 अजूबों में है ये। ठीक है, बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा कहा गया है, 7 अजूबों में है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर बढ़ई यहाँ का जो था ना, बढ़ई जो ये सब जो होता था ना, इतना सारा लकड़ी उकड़ी है, वो यहाँ बढ़ई बहुत अच्छा था भारत में, इसको वो चाहता था सिकंदर। ठीक ना, सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था वो सिकंदर। इसलिए जितना में जानकारी था कितना ही है विश्व में, तो उसको जीत लिया था, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व का राजा, विश्व विजेता। ठीक है, सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज जीत लिया था। ठीक है, चलिए अब आया मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है क्या? जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख पुरातात्विक स्रोत है। और विदेशी यात्री का विवरण, इंडिका, मेगास्थनीज, ऑस्टिन,
और जस्टिन, इंडिका, ऑस्टिन और जस्टिन। साहित्यिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध धर्म। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य के शिष्य, चाणक्य के शिष्य थे मौर्य वंश में, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम मोरा था। मोरा, मोरा, माता का नाम क्या था? मोरा। चलिए कहाँ गया? मोरा। चलिए यहाँ से चलिए हम सब चलते हैं देखते हुए। ये निम्न जाति के थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। सही बात है। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा किया है। मौर्य वंश और नंद वंश खत्म हुआ, मौर्य वंश आया। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया था और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। धनानंद की पुत्री से विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। आ जाओ लड़ लेंगे, तुमको हरा देंगे। और पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर लिया, उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोशिया, जेड्रोसिया तथा पेरिस, पेमियाई, कंधार, मकराना तथा हेरात है। मतलब वो विवाह में दहेज के रूप में इतना सारा राज्य को ये ले लिया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था कि हमारा बेटी को देखेगा ये कि क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमारा थोड़ा समाचार पहुंचाना। इसीलिए वो अपना राजदूत को यहाँ छोड़ दिया था भारत में। ठीक है। वो तो अपना दहेज संपत्ति में इतना सारा चीज़ दे दिया था इसको। ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या चीज़ है। मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका के मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। 7 भागों में बांटा था। देखिए बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। ठीक है। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के बेलगोला में चला गया, जहां 298 बीसी संलेखना संथार विधि से प्राण त्याग दिया। जहां 1998 बीसी में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। कौन? भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक के चंद्रगुप्त मौर्य थे, संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। क्या बनवाई थी? तो सुदर्शन झील। देखिए ये सुदर्शन झील है। ठीक है। सुदर्शन झील बनाई थी। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। ठीक है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है। जो एक राजनैतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण मतलब 15 लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा दोस्तों। अब ये तो देखिए अर्थशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने किया था। समाजशास्त्र ने किसका किया था? अर्थशास्त्र का। तो जो निम्नलिखित है देखिए यहाँ पे राजा, स्वामी, जनपद, क्षेत्र, मतलब कह लीजिए इस प्रकार से राजा, फर्स्ट में राजा, दूसरा मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड और मित्र। देखिए राजा मतलब क्या होता है? स्वामी।
मंत्री मतलब अमात्य, और जनपद का मतलब होता है क्षेत्र, जनपद का मतलब होता है क्षेत्र, और महाजनपद हो गया तो मतलब बड़ा सा क्षेत्र, ठीक है। दुर्ग मतलब होता है किला, ठीक है। कोष का मतलब होता है धन, कोष का मतलब धन, दंड का मतलब होता है न्याय, दंड का मतलब होता है न्याय, और मित्र, ठीक है। इतना आपको सेवन आपको अर्थशास्त्र का संस्करण समाज शास्त्र ने किया था, ठीक है। चलिए अगला है, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। यह तक्षशिला के ब्राह्मण थे, तक्षशिला के ब्राह्मण थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वही ना शिक्षा लिया था, तो इनका शिष्य हुआ, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे चाणक्य। इनके पिता का नाम गुनी था। चाणक्य के पिता के नाम क्या था? गुनी। गुनी जो थे चाणक्य के पिता थे, गुनी, ठीक है। चलिए चाणक्य की बेइज्जती किसने किया था? धनानंद ने, धनानंद ने की। इसी के शोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धनानंद का अंत कर दिया था, ठीक है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त। जैसे देखिए इसमें कहा गया है कि प्लूटो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द दिया है, तो सेंड्रेकोरस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा गया है, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम्स जॉन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है बिंदुसार। बिंदुसार क्या है? इसकी माता, बिंदुसार की माता कौन है? दूरधरा थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, ठीक है। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना पहला राजदूत डाइमेक्स को भेजा। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा। किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा, ठीक है। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था, ठीक है। वहाँ के राजा, अब देखिए वहाँ के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था, इसीलिए। अगला देखिए, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, ठीक है। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार का बड़ा बेटा था सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार के अपने छोटे पुत्र अशोक, बड़ा का नाम क्या था? कुसीम, ठीक है, कुसीम था। और फिर ये देखिए, ये बिंदुसार हम लोग चल रहे हैं, बिंदुसार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिंदुसार का 2 बेटा था, एक कुसीम था, एक अशोक था। तो जो अशोक सुसीम था, जो मतलब विद्रोह चल रहा था उधर जम्मू कश्मीर दने, उधर तक्षशिला वगैरह वगैरह, उधर ये नहीं कर पाया था। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक जो इस समय अवंती का राज्यपाल था, मतलब उस समय जिस समय झगड़ा हुआ था उस समय अवंती का वो राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया, ठीक है। भेज दिया गया, अशोक को चल दिया गया, पूरा बिंदास आदमी था वो। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया, मतलब जैसे तैसे काट छाट के ये वो लंदिस मंदिस कर, मतलब किसी तरह से वो दबा दिया। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। दोस्तों जा करके वहाँ फिर शांति लाया, फिर ये किया वो किया, तो ये श्रीनगर की स्थापना वहाँ पे फिर किया, कौन? अशोक किया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। जो बिंदुसार थे, बिंदुसारे के तो बेटा ये हुए ना, अशोक और सुसीम, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, अमित्रघात, ठीक है। अब देखिए, अब ये गद्दी पर बैठ गया कौन? अशोक का काल चलेगा। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अब ये तो स्पष्ट पता है कि नहीं है, पता नहीं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, राज्याभिषेक कराया। अब देखिए
ये हो गया आपका 30 4 34 वर्ष होगा गया ना, 34 35 वर्ष। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। मतलब सबसे पहला जो आक्रमण किया ये क्या किया, कलिंग पर किया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल तो मतलब ये 8 वर्ष के ही शासनकाल में ये कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण इसलिए किया था कि वहाँ बहुत मात्रा में हाथी पाया जाता था और ऐसा वहाँ अत्याचार, ऐसा मतलब लड़ाई वगैरह हुआ कि बच्चा को और मतलब ना ऐसा कर सकते हैं, आप भी रहते तो आपका भी हृदय परिवर्तित हो जाता। तो उसी तरह से अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली है। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। सही बात है। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। मतलब राजकीय घोषित तो नहीं किए थे लेकिन मानते थे। ठीक है ना, वो संरक्षण देते थे उसका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा। महेंद्र एवं संघामित्रा, महेंद्र क्या था? बेटा, संघामित्रा थी बेटी। महेंद्र था बेटा, संघामित्रा थी बेटी। किसका? अशोक का। तो श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपना बेटा को श्रीलंका भेज दिया तो वहाँ का जो राजा थे वो अपना लिया। भाई चलो अच्छा चीज़ है तो अपना ये लेते हैं। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसलिए अशोक को दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक ना, भेदभाव नहीं करता था ये आदमी, बहुत अच्छा आदमी, सबको जीने देता था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर पहाड़ियों में 4 गुफा अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी वहाँ बोला जाता है 4 गुफा है वहाँ पे, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी दान में दे दी कि चलो इसमें तुम सब रहो। ठीक है, अशोक की 5 पत्नियां थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था। अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? कारुबाकी का था। ठीक है, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ठीक है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डरियस दारा या दाई बाहू से मिली थी। ठीक है, चलिए, अशोक के अभिलेख की भाषा प्रकृति थी जिसे 4 लिपियां में लिखा गया था। कितने लिपियां में लिखा गया था? 4 लिपियां में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या होता है? यह भारत में मिले थे। ब्राह्मी लिपि कहाँ मिला था? तो भारत में मिला था। खरोष्ठी लिपि कहाँ मिला था? यह पाकिस्तान से मिले थे। अरमाइक लिपि कहाँ मिला था? यह अफगानिस्तान से मिली थी। और ग्रीक लिपि जो है यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। ठीक है, तो क्या है अब देखिए यहाँ पर, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ डाला 1837 ईस्वी में। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा। देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का पसंद। इसीलिए तो दोस्तों अशोक को बोला जाता है ये कितना अच्छा शासक था, अपना काम करता था लेकिन अपना नाम वो उल्लेख नहीं करता था कि हम ये चीज़ किए हैं। ठीक है, यही तो इसमें बड़प्पन था। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदय गोलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। भाब्रू अभिलेख, सुनिएगा दोस्तों, भाब्रू अभिलेख, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया? खुद को मगध का सम्राट बताया, मगध का सम्राट। भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और शंभु की चर्चा की, बुद्ध धर्म और संघ की चर्चा की। ठीक है, अशोक के लघु अभिलेख
देखिए अशोक के 7 लघु अभिलेख थे, उसमें से फर्स्ट क्या है, रुमनदेई अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कांधार से मिलता है, अफगानिस्तान के कांधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में है, अरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। क्या की है, आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है रुमनदेई अभिलेख में। और दूसरा है कौसंबिक अभिलेख। कौसंबिक अभिलेख क्या कहता है, यह है यूपी में, ठीक है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की, अतः इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, इसको अकबर ने इलाहाबाद स्थापित कर दिया। कौशाम्बिक अभिलेख यूपी में हुआ था और फिर ये कारूबाकी जो थे उनका ही मतलब चर्चा है उसमें, तो इसलिए इनको कहा जाता है रानी का अभिलेख। टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख है हरियाणा में, टोपरा अभिलेख हरियाणा में। तो टोपरा अभिलेख क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया, दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया फिरोज शाह तुगलक। और मेरठ अभिलेख, मतलब यूपी में, मेरठ यूपी में पड़ता है, यूपी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख यह बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख है रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख है बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। चलिए अगला जो है लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ यह बिहार के चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण में तीन है, लौरिया करके आएगा, नंदगढ़, लौरिया अरेराज, यह बिहार के चंपारण में है। और क्या था ये, एक और कौन था, यह बिहार का रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा लौरिया लौरिया ये चंपारण में है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। लौरिया रामपुरवा बिहार के चंपारण में, लौरिया रामपुरवा बिहार के चंपारण में है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अशोक के चतुर्दश अभिलेख। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया। किस पे दिया गया, अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बलि पर रोक लगाया गया। द्वितीय शिलालेख क्या है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यक पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। किसकी, चोल वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार, राजकू, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। किसके थे, धर्म के प्रचार के लिए थे, ठीक है। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है, जो क्या है, धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6वां शिलालेख कौन सा है, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। 7वां शिलालेख में क्या कहा है, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है, 7वां जो शिलालेख है सबसे बड़ा शिला है। और इसमें 8वां जो शिलालेख है, इसमें कहा है, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राजाभिषेक से 8 वर्ष से प्रारंभ होती है, ठीक है। राजाभिषेक 10वें वर्ष मतलब गया, और राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी, तो गया और लुम्बिनी, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां जो अभिलेख है, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, और 10वां जो अभिलेख है, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा की है, किसमें, 10वें में। और 11वां जो है, 11वां अभिलेख है जो है, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, नहीं सताएं। और 12वां जो अभिलेख है दोस्तों, वो है आपका, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है, ठीक है। और 13वां अभिलेख क्या है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, इसमें क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां जो शिलालेख है, अभिलेख है, अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिख गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है मैं नहीं, ठीक है। सर एक कुना अभिलेख, अगला जो है दोस्तों, सर एक कुना अभिलेख, ये पढ़िए, देखिए बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में, किसमें है, ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में। सर एक कुना अभिलेख। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है, ठीक है। मैं एक
माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन को कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योग धाम देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देख रेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंड कर सकते हैं। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर के चुनार से मिले। पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश पत्थर वहाँ से मिला था। अशोक की धम्म यात्रा, इसको पढ़िए, अशोक की धम्म यात्रा। अशोक ने देखिए फर्स्ट पॉइंट, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रित पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, ठीक है, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे और व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था, ठीक है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अशोक का पूरा पढ़ दिए, मौर्यकालीन का भी थोड़ा बहुत बताएं। तो ये मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था है, इसको अगले वीडियो में देखें, ठीक है। ये पूरा इतिहास का पार्ट चल रहा है, ठीक है। इतिहास पूरा आप पढ़ेंगे, निचोड़ है इसमें दोस्तों। तो ये हम लोग का मौर्यकालीन आर्थिक जो व्यवस्था है वो अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग क्या है कि अशोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अशोक तक पढ़े हैं, तो अगला जो वीडियो बनेगा वो क्या होगा, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के साथ से हम लोग फिर से आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जी हाँ बच्चों।